हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी रिसेंटली ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू एक बार फिर से न्यूज में है, दिस टाइम बिकॉज ऑफ उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड करा है कि सून दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन स्टेट। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी इससे रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड अपनी जजमेंट में ये बात करी है। समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या रेलेवेंस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिफरेंट जो हुई है उनमें इसके कंटेक्स्ट में क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका स्टेटस क्या है, सभी फेसेट्स को एक एक करके इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद द वीकली शेड्यूल। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा करंट अफेयर सेशन 10:15 बजे सेशन रहेगा। करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। पंजाब के तकरीबन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स इशू का हमारा सेशन है, 12 बजे ये सेशन रहता है। स्पेशली जो विद्यार्थी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले हैं उनके लिए मस्ट वॉचिंग वीडियो है। इसके अलावा डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन सेशन है हमारा, ठीक है जी। 2 बजे ये सेशन रहेगा। 10 क्वेश्चन आपके साथ पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्कस करे जाएंगे। इसके बाद वन लाइनर पंजाब जी के 3 बजे ये सेशन रहेगा। देन यूट्यूब शॉर्ट्स हैं आपके मोटिवेशनल और सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज इसमें डिस्कस करी जाएंगी। उसके बाद डेली 10 एमसीक्यूज फॉर पंजाब पीपीएससी एंड पीट्रिपलएसबी बोर्ड। जो विद्यार्थी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 बजे ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा स्ट्रेटेजी एंड प्रमोशनल वीडियो जो है शाम को रात 9 बजे आप देख सकते हैं। एंड सैटरडे को जो है मैराथन सेशन रहेगा जिसमें सभी टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सो दिस इज अवर वीकली शेड्यूल जो आप जरूर फॉलो करें। स्पेशली उन एग्जाम्स को तो टारगेट कर ही सकते हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आज का ये जो टॉपिक है इसे डिस्कस करते हैं। तो अभी रिसेंटली ही जो आपकी एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन के कंटेक्स्ट में बात करी है कि सून दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट, उत्तराखंड स्टेट में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अब यहां से एक डिबेट शुरू होती है बिकॉज इससे पहले इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था और ये कहा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक अलग जजमेंट में यह कहा था कि अभी जो है इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं इस प्रकार की डिफरेंट जजमेंट्स में क्लैशेस भी हमें देखने को मिल रहा है। नाउ इसी संदर्भ में समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्या वास्तव में इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर बात करेंगे और मीनिंग को भी समझेंगे। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल मतलब है कि पूरे देश में एक समान कानून लागू किया जाए, ठीक है ना। चाहे स्पेशली जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन, इन सभी के संदर्भ में जो है पूरे देश में एक समान लॉ रहना चाहिए, अलग से पर्सनल लॉज नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात की गई है और इसका प्रोविजन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि वो जो है अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर सकती हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है जी। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रीलिम्स में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ अभी हम बात करेंगे क्या इसका एग्जिस्टेंस रहा है और साथ ही साथ इसका इतिहास भी समझेंगे, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसे भी समझेंगे। तो डिफरेंट सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में इतना प्रैक्टिस में नहीं है, बट सिविल मैटर्स में हमें ये देखने को ज्यादा मिलता है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882, देन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 एंड एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। इन सभी में जो है आपको यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन की झलक मिलेगी। यहां पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब समान सभी के लिए, चाहे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, इनमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है जी। चले नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि भाई स्टेटस क्या है, आपके यूसीसी का स्टेटस क्या है। तो अभी इन जनरल बात करें तो
सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करा गया है, ठीक है जी। इसके अलावा 2019 में पहल करी गई थी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट पारित करा गया था 2019 में, बट डिफरेंट स्टेट ने से रिफ्यूज कर दिया कि हम जो है इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मतलब इसके माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो रहा था, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अभी स्टेटस तो नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हालांकि गोवा में एक पहल करी गई है, गोवा में एकमात्र भारत का स्टेट है जहां पर यूसीसी इंप्लीमेंट करा गया है। चलिए अब जरा ओरिजिन पर जाएंगे कि कहां से इसकी शुरुआत होती है, कहां से ये कॉन्सेप्ट आता है यूसीसी का। देखिए, इंडिया हमेशा ही डाइवर्स नेशन रहा है, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन रिजाइड इन इंडिया, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जो है अलग से रिचुअल्स हैं, अलग से आपके कानून बने हैं, स्पेशली पर्सनल मैटर से रिलेटेड, चाहे वो मैरिज की बात करें, डाइवोर्स की, इनहेरिटेंस की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है जी, अडॉप्शन की बात करें, तो सभी के अपने अपने पर्सनल लॉज रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1835 की, जो ब्रिटिश शासन भारत में था। ब्रिटिशर्स ने ये फील करा कि देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म लॉ इन एंटायर इंडिया, ठीक है जी। तो उन्होंने पहली दफा यूसीसी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था 1835 में अपनी एक रिपोर्ट में, और ये कहा कि भारत में अगर एकीकरण करना है, यूनिफिकेशन लाना है, तो देयर शैल बी अ कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, ये उन्होंने कहा और एक पहल करी कोडिफिकेट करने की इंडियन जो लॉज हैं उनको। इसी के बाद में 1941 में बीएन राव कमेटी सेटअप करी गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंटेक्स्ट में, कि अलग से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाएंगे, ठीक है जी। और इसका ये नतीजा निकला कि बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है आपकी बीएन राव कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही पारित करा गया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है आपका, ये किसकी रिकमेंडेशन पे था? बीएन राव कमेटी। प्रीलिम्स में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, तो ये जो फैक्ट्स हैं ये भी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट है तो अदर रिलीजन्स के लिए कोई अलग सा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम्स के अलग से आपके कानून है, ठीक है जी, पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियंस के अलग है, पारसीज के अलग हैं, सभी धर्मों को जो है अलग से अपना रिप्रेजेंटेशन लॉज में दिया गया है, ठीक है जी, स्पेशली पर्सनल मैटर्स में। तो इसलिए ये डिमांड होती रही है कि भाई इंडिया में जो है यूनिफिकेशन होना चाहिए, स्पेशली कानून की जब बात आती है। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसका एक रीजन एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज की भी अपनी अलग मान्यताएं होती हैं, उनके अलग से कानून होते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मीना कम्युनिटी जो है, राजस्थान की मीना कम्युनिटी, उसका एक केस है कि एक कपल था जिसमें हस्बैंड ने ये कहा कि आई वांटेड टू टेक डाइवोर्स फॉर माय वाइफ, दे आर फ्रॉम मीना कम्युनिटी। अब उन्होंने क्या कि जो डाइवोर्स मांगा वो मांगा आपके हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, लेकिन पत्नी ने ये मना कर दिया ये डाइवोर्स देने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल अलग से लॉज हैं वो इसके तहत नहीं आते हैं, हिंदू मैरिज लॉ के अंडर नहीं आते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है डाइवोर्स की इस प्रकार से कोई प्रथा नहीं है देने की, ठीक है जी। उसको फर्दर दिल्ली हाईकोर्ट में भी चैलेंज करा गया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट भी उसमें जो था कुछ कर नहीं पाया, बिकॉज ऐसे ही प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करे गए, हमारे लॉज में करे गए हैं, ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की समस्या है। इसके अलावा बहुत ऐसे केस हैं सुप्रीम कोर्ट की या डिफरेंट कोर्ट्स के जो हमें सुनने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट शाहबानो केस 1985 है, सरला मुदगल केस 1995 है, एंड सायरा बानो केस 2017 का। दो बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं, शाहबानो केस एंड सायरा बानो केस, ठीक है जी। शाहबानो केस एक हिस्टोरिकल केस माना जाता है। इसमें बेसिकली क्या था कि एक 62 वर्ष की महिला थी, ठीक है, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने शादी पहले ही कर ली थी कहीं और, बट व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 62 ही डिसाइडेड कि अब मैं जो है शाहबानो के साथ नहीं रहूंगा और इनको किसी भी प्रकार की एल्यूमिनी भी मैं नहीं दूंगा, ठीक है जी। कुछ समय इन्होंने एल्यूमिनी दी, उसके बाद बंद कर दी। नाउ शी हैड 5 चिल्ड्रंस, तो इन 5 बच्चों का पालन पोषण करना ये एक 62 साल की महिला के लिए संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। शी डिसाइडेड टू गो टू द लोकल कोर्ट्स, ठीक है जी। लोकल कोर्ट गई, लोकल कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन लिया और ये कहा कि 25 रुपए जो है ये एल्यूमिनी देनी पड़ेगी हस्बैंड को। ब्रदर इसको इन्होंने ही चैलेंज करा हाई कोर्ट में,
और एल्यूमिनी बढ़ा के इसमें कर दी गई 169 रुपीज। ठीक है जी। अब इसको फिर जो है हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करा इनके हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उसमें कहीं भी आपके ये जिक्र नहीं करा गया है कि तलाक के बाद, ठीक है, तलाक इन्होंने दे दिया, बेसिकली ट्रिपल तलाक है, कोई बड़ा मुश्किल था नहीं, 3 बार तलाक कहिए तलाक हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि तलाक के बाद ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि हस्बैंड जो है वो एल्यूमिनी अपनी वाइफ को दे मुस्लिम पर्सनल लॉज में। ठीक है जी, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज इन्होंने कर दिया क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इंप्लीमेंट है नहीं भारत में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस को प्रोटेक्ट करते हुए कहा कि भाई अगर महिला सक्षम नहीं है, इफ वाइफ इज नॉट कैपेबल, तो जब तक वो कमाने में कैपेबल नहीं होती हैं हस्बैंड को एल्यूमिनी देनी ही पड़ेगी। एंड फर्दर इनकी एल्यूमिनी को और बढ़ा दिया गया था इस केस के माध्यम से। अनफॉर्चुनेटली बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय, बिकॉज मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ज्यादा प्रेशर था, अलग से जो था इससे रिलेटेड कानून बनाए गए और उसी के लिए जो है उस समय की कांग्रेस पार्टी की बहुत ज्यादा आलोचना भी करी जाती है। ठीक है जी, तो कहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी शाहबानो को तो जस्टिस नहीं मिला था। सरला मुदगिल का केस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा सायरा बानो केस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंस्टेंट केस है, 2017 का केस। इन्होंने भी 3 बेसिस पे, क्योंकि इसी पे जो ट्रिपल तलाक का अगर आपने पढ़ा था कि ट्रिपल तलाक जो है के अगेंस्ट जो है कानून पारित करे गए, उसका आधार कहीं ना कहीं सायरा बानो केस 2017 का बना था। तो इंस्टेंट ट्रिपल जो तलाक है उस पर चैलेंज करा इन्होंने कोर्ट में। देन निकाह हलाला का जो मैटर है उसे इन्होंने केस इनको जज करा, बेसिकली चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ मैटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होंगी जो आपकी वल्नरेबल सेक्शन है, स्पेशली विमेन जो है समाज में वो प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है ना, तो ये जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है इस फैक्ट को कि देयर शैल बी अ प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ देयर डिफरेंट कम्युनिटीज या डिफरेंट जो आपके स्कॉलर्स हैं ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन्स इंडिया में है। ठीक है जी, हालांकि कुछ बदलाव आप कर सकते हैं समय के साथ, कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक बैन करा गया है, ऐसे परिवर्तन आप समय के साथ कर सकते हैं। बट कंप्लीटली क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन सही होगी, तो ये अभी भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। ठीक है जी, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल देखें तो पूरे इंटायर इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, हालांकि कुछ फील्ड्स में आप कर सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड बहुत पहल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। नाउ इट हैज टू बी सीन कि क्या इसके आउटकम निकलेंगे, बिकॉज उत्तराखंड में भी काफी अदर कम्युनिटीज जो हैं वो रिजाइड करती हैं। सो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेसफुली वहां पे काम करेगा या नहीं, ये आने वाले फ्यूचर में हम देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे उत्तराखंड के केस में भी, एंड इन जर्नल भी आपको जो है यूसीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नाउ वी कैन टॉक अबाउट हमारे जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, सम ऑफ आवर फ्री इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब लाइक पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। 75 डेज का ये हमारा इनिशिएटिव रहेगा, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर सेशंस हमारे कांस्टेंट रहते हैं, यू कैन गो थ्रू विद दिस। इसके अलावा फ्री एनसीईआरटी कोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज है, 999 इसका अमाउंट रहेगा, यू कैन गो थ्रू विद दिस। हमारा कॉम्बो बैच फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम है, 3500 रुपीज इस कोर्स का अमाउंट रहेगा। पीसीएस बैच, ठीक है जी, 25,000 इसका अमाउंट है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइव बैच हमारा है, ठीक है जी, 899 इज द अमाउंट ऑफ द फी ऑफ दिस कोर्स। सो दीज आर सम ऑफ आवर पेड एंड फ्री इनिशिएटिव्स जो आप जरूर फॉलो करें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।